Assalamu alaikum. We discussed about the deviated nasal septum and now we are going to study about its treatment which is done surgically. इसमें हमारे पास दो प्रोसीजर्स आते हैं. सब म्यूकस रिसेक्शन होती है नेजल सेप्टम की और दूसरा होता है सेप्टोप्लास्टी. इन दोनों में से अच्छा जो प्रोसीजर होता है जो हमने परफॉर्म करना होता है, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास डेविएशंस हो सकती हैं, तो इनमें से हम जो है वो चूज़ करते हैं. ये जो SMR ऑपरेशन था ना, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, ये हमारे पास जो है पहले परफॉर्म किया जाता था, बट नाउ इट इज़ नॉट परफॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशंस. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता था ये वाला प्रोसीजर. देन वी choose to perform the surgical procedure that is now known as septoplasty. ठीक है, तो हम इन दोनों प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और वी विल डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंसेस, जो कि आपका UQ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SMR एंड सेप्टोप्लास्टी. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इंडिकेशंस क्या होंगी. वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द DNS कि पेशेंट को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, हेडेक होती है, साइनोसाइटिस होता है, एपिस्टेक्सिस होना शुरू हो जाती है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है और मिडल ईयर इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं. सो इंडिकेशंस हमारी यही होंगी ना सब म्यूकस रिसेक्शन की. अगर हम बात करें ऑफ द नेज़ल सेप्टम, ये जो SMR ऑपरेशन है, इसकी इंडिकेशंस यही होंगी कि अगर पेशेंट को जो सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ऐसे नहीं हमने परफॉर्म कर देना होता ये वाला सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, बिकॉज हमने कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी होती हैं. तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि सिम्टम्स तो नहीं आ रहे पेशेंट को डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के, लाइक पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा रिकरेंट हेडेक है, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, ठीक है, और उसके जो हमारे पास साइनोसाइटिस, उसको बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है. पता है साइनोसाइटिस में तो वैसे ही बहुत पेन होती है, तो उसको बार बार रिकरेंट साइनोसाइटिस हो रहा है, उसको रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होता जा रहा है, ठीक है, उसको रिकरेंट जो है वो एपिस्टेक्सिस के आ रहे हैं, उसके खून ही निकलता जा रहा है, उसको सेप्टल स्पर फॉर एग्जांपल हमने देखा था, सेप्टल स्पर में बहुत ज़्यादा हेडेक होती है और बहुत ज़्यादा एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज स्टार्ट हो जाती है. तो उसमें ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं. और इसके अलावा आपकी अगर एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटीज़, मतलब जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हमारे DNS के हैं, जब वो हमारे नज़र आना शुरू हो जाए और पेशेंट को इतना तंग करें कि अब जो है ना हम मजबूर हो जाएं कि चलो जी हमें आज अब प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में फिर हम ये प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं. दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ SMR ऑपरेशन एज वेल एज अ सेप्टोप्लास्टी. सेप्टोप्लास्टी की भी सेम ही हमारे पास जो है ना इंडिकेशंस हैं, कुछ अलग से उसकी इंडिकेशंस है जो हम देखेंगे कि जो हम अब परफॉर्म करते हैं उसके लिए ना, लेकिन ये कॉमन इंडिकेशंस हैं सबकी कि जिस दोनों में अगर हमारे पास ये क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंग करें तो हमने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर देने होते हैं, ठीक है. मोस्ट प्रॉबेबली हम जो है वो सेप्टोप्लास्टी को चूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं SMR ऑपरेशन के, हमने कब ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है. वो अभी तो हमने देखे ना इंडिकेशंस क्या हैं. अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि क्यों हमने जो है इसको परफॉर्म नहीं करना, किस केस में नहीं करना, ठीक है. अगर तो छोटे बच्चे हैं ना, जो 17 ईयर्स ऑफ एज से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर ही हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना होता है, SMR ऑपरेशन नहीं करना होता, ठीक है. 17 ईयर्स से छोटे बच्चे में नहीं करना होता, उसमें हम क्या करते हैं, सेप्टोप्लास्टी करते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हों, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हों, एक्यूट की बात की जा रही है कि अभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन चल रहा है, तो उस केस में हमने नहीं करना. पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, कि वो फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया का पेशेंट है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो तो वो ख़त्म रुकती नहीं है, ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में नहीं करना. ये ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटिक लोग हैं उनमें हमने परफॉर्म नहीं करना, जो हाइपरटेंसिव लोग हैं उनमें हमने परफॉर्म नहीं करना. ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जनरल एंड डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स, इनमें तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना होता ना ऐसी चीज़ों को. और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर एक्यूट एपिसोड हो भी नहीं करना, और पेशेंट्स बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज, ठीक हो गया. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेज़ल सेप्टम होता है, सेप्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है, हमने देखा था कि उसका कैसे वो बना होता है. आगे हमारे पास सेप्टम प्रॉपर जो है वो किस तरह से बना होता है, आगे सेप्टल कार्टिलेज होता है, पीछे वोमर होती है और उसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड होती है, ठीक है. मैंने एनाटॉमी आपको एक्सप्लेन कर दी. अब देखें कि सेप्टल कार्टिलेज होता है, उसके इर्द गिर्द हमारी पेरिकॉन्ड्रियल लेयर होती है और नीचे हमारी थोड़ी सी मैक्सिलरी क्रेस्ट या पैलेटाइन की क्रेस्ट आ रही होती है जो हमने देखी थी, और उनके ऊपर क्या होती है, पेरिऑस्टियल लेयर्स होती हैं, ठीक है. अब जो सेप्टल कार्टिलेज है उसके बाहर पेरिकॉन्ड्रियल लेयर्स हैं, उसके बाहर स्किन होगी, मतलब मिकोजा होगा, मिकोजा होगी, स्किन होगी. तो हमने जब यहाँ से इंसिजन देना होगा, इस कार्टिलेज जो डी फॉर्म हुआ होगा, ऐसे करके डी फॉर्म हुआ होगा, तो हमने जब इंसिजन देना होगा तो हम किन किन स्ट्रक्चर्स के अंदर से गुजर के जाएंगे. हम स्किन को पहले काटेंगे, ठीक है, मिकोजा को काटेंगे, फिर हम जो है वो पेरिकॉन्ड्रियल और पेरिऑस्टियल लेयर्स को जो है वो काटेंगे,
ठीक है। पेरिकॉन्डियल और पेरिओस्टियल लेयर्स को काटेंगे, फिर हम सेप्टल कार्टिलेज तक पहुँचेंगे ना, तो इन बैरियर्स को हमने क्रॉस करके सेप्टल कार्टिलेज तक पहुँचना होता है और फिर सेप्टल कार्टिलेज को जो है ना वहाँ से डिफॉर्म कार्टिलेज को रिपेयर करना। तो ये एक्चुअली हमारे पास प्रोसीजर होता है, बहुत ही ईजी है। देखें कि सबसे पहले हमने यहाँ से कट दिया, ठीक है, यहाँ से कर्वी लीनियर। उसके बाद हमने कट देने के बाद क्या किया, वो जो ऊपर सारा फ्लैप था ना हमारा स्किन का, म्यूको पेरिकॉन्ड्रियम एंड पेरिओस्टियल फ्लैप, ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया जो लाइनिंग होती है, उन सबको एलिवेट कर दिया। उसके बाद हमारी नीचे सेप्टल कार्टिलेज आ गई, हमें नज़र आ गई, उसको हमने इंसिजन दे दिया उसको, और फिर हमने क्या किया, इंसिजन देने के बाद उस जो डिफॉर्म्ड कार्टिलेज था उसको हमने जो है ना वो निकाल दिया, ठीक है। अब देखें एलिवेशन ऑफ द फ्लैप ऑन द अपोजिट साइड, और फिर हमने क्या किया कि सेप्टल कार्टिलेज को निकाला और दोनों फ्लैप्स को वापस जो है अपनी जगह पे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें हमने ये परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले हमने बाहर स्किन को इंसिजन दिया, फिर म्यूको पेरिकॉर्डियम पेरिओस्टियल फ्लैप को उठाया, नीचे सेप्टल कार्टिलेज थी उसको इंसिजन दिया और काट के उसको जो पीस खराब हुआ था मतलब डेविएट हुआ था उसको निकाल दिया और बाकी दोनों फ्लैप्स को दोबारा से जोड़ दिया। तो ये एसएमआर ऑपरेशन होता है। अब ये जो एसएमआर ऑपरेशन होता है ना, इसमें देखें होता क्या है, हमने यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ना वो निकाल दिया, ठीक है, रिसेक्टेड क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज, ये हमने कार्टिलेज निकाल दिया। अब कार्टिलेज रह कहाँ जाएगा, सिर्फ ये वाले पार्ट में, ये जो रिमेनिंग एल स्लट है ना ये रह जाएगी, बाकी ये वाला हमने हिस्सा निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो रह कौन सा गया, ये एल स्लट रह गई, मीन्स दैट एल शेप्ड हमारे पास जो है ना एक चीज़ रह गई, कार्टिलेज जो है ना वो रह गया, ठीक है। थोड़ा सा हमारे पास डॉर्सल साइड पे है और थोड़ा सा ये कॉडल एंड है हमारा, ठीक है। डॉर्सम हमारे पास है सेप्टम का और ये कॉडल एंड है, ठीक है। डॉर्सल स्ट्रट रह गया आपका और कॉडल स्ट्रट रह गया, ये दोनों चीज़ें आपने छोड़नी होती हैं एसएमआर में, और बाकी आपने नीचे से सारा कार्टिलेज रिमूव कर देना होता है। अब खुद सोचें कि अगर हमारे सेप्टम के अंदर सिर्फ यही चीज़ रह जाए, ठीक है, यही रह जाए, नीचे वाला सारा हिस्सा खत्म हो गया, सिर्फ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड रह गई और पीछे वोमर रह गया, यहाँ से तो सारा हिस्सा उतर गया ना। अब क्या होगा, हमारा जो ये ऊपर वाली नोज़ का पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो सकता है, तो हमारे पास नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है ना, ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रोसीजर क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में तो सबसे पहले ये है कि हमने जब ये प्रोसीजर परफॉर्म किया तो ब्लीडिंग हो सकती है, इस वजह से हमने देखा था कि उन लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था ये प्रोसीजर जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स थे, बिकॉज इसके कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में हमें पैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है, पैकिंग करनी पड़ती है अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, सेप्टल हीमाटोमा बन सकता है। सेप्टल हीमाटोमा हमने पढ़ लिया हुआ है ऑलरेडी कि वो क्या होता है, हमारी जो है एक्चुअली ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है बिटवीन आर सेप्टल कार्टिलेज एंड द पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा अगर वो सेप्टल हीमाटोमा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर उसको हम ट्रीट नहीं करते तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इट लीड्स टू सेप्टल एब्सेस, तो ये बन सकती है, सेप्टल एब्सेस बन सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, यही मैंने आपको बताया, डिप्रेस हो सकता है हमारा ये जो नेज़ल ब्रिज है ना, ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो सकता है, या ये जो हमारा कॉल्यूमेला का पोर्शन है, कॉल्यूमेला का पोर्शन आपको पता है ना, ये वाला आगे वाला कॉल्यूमेला होता है, इसकी रिट्रैक्शन हो सकती है, बिकॉज हमने जो है ये मतलब इस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म किया तो रिट्रैक्ट कर सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, हमारी डेविएशन परसिस्ट कर सकती है अगर हमने सर्जरी अच्छी परफॉर्म नहीं की। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे नेज़ल सेप्टम की फ्लैपिंग हो सकती है, ये भी उस केस में होगा जब हमने जो है वो सेप्टल फ्रेमवर्क इतना अच्छा रिमूव नहीं किया, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमने सर्जरी अच्छी परफॉर्म नहीं की, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा उसका फ्रेमवर्क निकाल दिया, या मतलब इन शॉर्ट कि हमने सर्जरी अच्छी परफॉर्म नहीं की जिसकी वजह से परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन हो सकती है या फ्लैपिंग ऑफ द नेज़ल सेप्टम हो सकती है। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वैसे तो नहीं होता, लेकिन जब हम वो नेज़ल करते हैं ना, मतलब इस तरह की, तो मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं ना, सर्जरी हुई है तो उस वजह से फिर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। स्टेफ ऑडियस आपको पता है ये कॉज करता है। तो ये हमारे पास सारा प्रोसीजर था इसका, और यू हैव टू नो ओनली द कि क्या हमारी सेप्टोप्लास्टी होती है, सॉरी एसएमआर क्या होता है, और इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि कॉटल्स लाइन, ये देखें अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अब आपके पास जो है सेप्टोप्लास्टी का प्रोसीजर अच्छा वाला आ गया है तो आपको कभी भी एसएमआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एसएमआर क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस वजह से पढ़ रहे हैं बिकॉज़ ये कॉटल्स लाइन होती है। देखें ये हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द फ्रंटल स्पाइन, जो हमारी फ्रंटल बोन की स्पाइन होती है ना, ये फ्रंटल बोन है, इसकी स्पाइन है, यहाँ से लेकर ना हम एंटीरियर नेज़ल स्पाइन यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन से आगे वाले जो हमारे पास होती है ना एंटीरियर
ठीक है, एंटीरियर वाला पार्ट। अगर यहाँ पे नेज़ल डेविएशन हो ना, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम हो, तो उसको हम सेप्टोप्लास्टी से ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे डेविएशन हुई हुई है ना नेज़ल सेप्टम की, हमने देखा था कि टर्बिनेट्स में हो सकती है या कॉर्निया में हो सकती है, इसके आगे हमने देखा था वेस्टिब्यूल में हो सकती है और इसके बॉल वगैरह में हो सकती है। तो अगर तो पीछे की तरफ है ना, कॉटल्स लाइन के पीछे, तो वहाँ पे हमें एसएमआर जो है ना परफॉर्म किया किया होता है, ठीक है। मतलब उसमें हम सेप्टोप्लास्टी भी कर सकते हैं और एसएमआर भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर हम जो है ना उसको पोस्टीरियर वालों को किससे करते हैं, एसएमआर से करते हैं, ठीक है। सेप्टोप्लास्टी को आगे वाले से करते हैं, आगे वालों में हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं और पीछे वालों में हमें एसएमआर करना पड़ता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी जो होती है ना, इसमें हमने ये कोशिश करनी होती है कि हमारी नाक जो है ना उसमें बिल्कुल भी डेविएशन ना आए, हम मिनिमम जो है ना डिस्ट्रक्शन करें, ठीक है। इस वजह से हम इसको कंजर्वेटिव कहते हैं प्रोसीजर। इसकी इंडिकेशन सेम एसएमआर होती हैं, वो हमने जितनी भी पढ़ी थी क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू हो जाएँ। लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं वो ये कि ज़्यादातर आपको पता है फीमेल्स जो हैं वो करवाती हैं कि मेरी नाक बड़ी है, मेरी नाक छोटी है, तो वो अपनी मतलब कॉस्मेटिक रीजंस के लिए क्या करवाना चाहती हैं, सेप्टोराइनोप्लास्टी करवाती हैं, ठीक है। मींस दैट वो अपनी नाक को भी मतलब अपनी रीशेप करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, करवाती हैं और साथ में जो है ना सेप्टोप्लास्टी भी करवाती हैं। तो उस राइनोप्लास्टी प्लस सेप्टोप्लास्टी को हम कहते हैं कि राइनोसेप्टोप्लास्टी कॉस्मेटिक रीजंस के लिए जो है ना वो करवाते हैं। तो ये इंडिकेशंस होती हैं इसकी। इसके अलावा इसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। देखें अगर ये हमारी लैटरल वॉल ऑफ नोज़ है, क्यों कैसे पता चला आपको, यहाँ पे आपके कॉर्निया प्रेजेंट होते हैं, मेटासिस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें आप, इसकी इंडिकेशंस ये होती हैं कि अगर आपका डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होगा तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रेशर अप्लाई करेगा जिस साइड पे वो डेविएटेड होगा, ठीक है, जिस साइड लैटरल वॉल ऑफ नोज़ की तरफ, फॉर एग्जांपल इस लैटरल वॉल ऑफ नोज़ की तरफ वो होगा। तो अगर हमने उसकी मतलब पिट्यूटरी तक जाना हो, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे पड़ा होता है, आपको पता है यहाँ पे करके, ठीक है, यहाँ पे करके आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, आपने यहाँ जाना है, तो अगर आपका डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होगा तो वो तो आपको जाने नहीं देगा ना पिट्यूटरी फोसा में। तो आप यहाँ पे जाने के लिए जो है पहले डीएनएस को सही करोगे, फिर पिट्यूटरी फोसा तक पहुँच सकोगे। इसी तरह आपने अगर मिडल मेटस ये वाला आपका रीजन होता है, यहाँ पे अगर आपने सर्जरी करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करनी है, तो आपका डेविएटेड सेप्टम होगा, आप किस तरह से यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो उस यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पहले डेविएटेड नेज़ल सेप्टम सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पता है ये जो हमारी इंफीरियर मेटस होती है, यहाँ पे हमारी जो नेज़ोलेक्रामल डक्ट होती है वो ओपन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ परफॉर्म करना है, राइनोसिस्ट वो करनी है, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी करनी है, डीसीआर ऑपरेशन करना है एंडोस्कोपिक। तो यहाँ पे आपका जो काम होगा, लेकिन अगर आपका डेविएटेड सेप्टम होगा तो आप किस तरह से यहाँ पे पहुँच सकेंगे, ठीक है। तो लैटरल वॉल ऑफ द नोज़ में आपने कोई भी परफॉर्म करनी है सर्जरी, आपने पिट्यूटरी फोसा तक जाना है, आपने जो है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी करनी है, या आपने मिडल मेटस तक जाना है, और अगर आपका डेविएटेड सेप्टम होगा तो आप कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ तक। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए फिर आपको करनी पड़ेगी क्या, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की सर्जरी। अच्छा, अब देखें इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ना वो इसकी सेम है, वही साइनस इन्फेक्शन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग। अब इसमें जो चेंज आता है ना वो आता है कि इसमें जो हमने टेक्निक यूज़ करनी होती है, इसमें भी देखें कार्टिलेज है और सेप्टम डेविएट हुआ हुआ है, हमने जो है वो फ्लैप उठाया, म्यूकस जो लाइनिंग उठाई हमने जो है उसको कार्टिलेज से सेपरेट किया, ठीक है, और हमने जो कार्टिलेज जो ख़राब हुआ था उसको बाहर निकाला और हमने उनको वापस रिप्लेस कर दिया। इसमें ये चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए उसमें हमने क्या किया था, वो जो ऐसा मार था उसमें एक्चुअली हमने दोबारा से कार्टिलेज अंदर प्लेस नहीं किया था, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस होता है कि हमने मिनिमम जो है ना डिस्ट्रक्शन करनी होती है, हमने जो कार्टिलेज रिमूव किया होता है हमने दोबारा से वहाँ पे कोई कार्टिलेज का पीस दोबारा से लगाना होता है। फॉर एग्जांपल स्पर बना हुआ था, हमने उसको रिमूव किया, उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के हमने जो है ना दोबारा से रीशेप करना होता है सेप्टम को। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कार्टिलेज प्लेस नहीं किया था, उसमें हमने कार्टिलेज निकाला था अंदर से और दोनों हमारे पास जो इर्द गिर्द वाली म्यूकोजल लाइनिंग थी उनको एक साथ जोड़ दिया था, दरमियान में कोई कार्टिलेज रहा ही नहीं था। यहाँ पे यही डिफरेंस होता है कि हमने कार्टिलेज को दरमियान में वापस रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इंसियंस होती हैं दो, आपने याद रखनी है, किलियन इंसियन होती है और हेमी ट्रांसफिक्शन जो है ना इंसियन होती है, इसको हम फ्रीज इंसियन भी कहते हैं, ठीक है, फ्रीज इंसियन ये आपके पास होती है। अब वहाँ पे आपने एल शेप स्लट छोड़ी थी ना, लेकिन यहाँ पे आपने ये दोनों इंसियंस के साथ जो है ना आपने सेप्टोप्लास्टी करवानी होती है। ये आपके पास डिफरेंसेस आ जाते हैं फिर एसएमआर ऑपरेशन के और सेप्टोप्लास्टी के। अब देखें इसमें आपने जस्ट ये करना है, इतने ज़्यादा प्रोसीजर के बारे में नहीं देखना कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही रखनी, ठीक है। तो सबसे पहले एसएमआर जो है आपका ये रेडिकल सर्जरी होती है, डिस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जबकि आपकी जो सेप्टोप्लास्टी होती है कंजर्वेटिव होती है। एसएमआर को आप चिल्ड्रन में नहीं करते, 17 ईयर्स आपका एमसीक्यूज़ है कि 17 ईयर्स से छोटे बच्चों में आप सेप्टोप्लास्टी करते हो, ठीक है। जबकि जो है उसके बाद किलियन, जिसमें आप किलियन इंसियन देते हो, इसमें आप फ्रीज इंसियन देते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप दोनों साइड्स पे फ्लैप्स उठाते हो एसएमआर में, और यहाँ पे आप सिर्फ एक साइड से फ्लैप उठाते हो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कम से कम करते हो। एसएमआर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्टिलेज रिमूव करते हो, जबकि आप सेप्टोप्लास्टी में इतना ज़्यादा कार्टिलेज रिमूव नहीं करते, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एसएमआर होता है उसमें कॉर्डल डिस्लोकेशन को करेक्ट नहीं करते, यहाँ पे कॉर्डल डिस्लोकेशन जो होती है उसको भी करेक्ट कर रहे होते हो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एसएमआर में परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। परफोरेशन आपको मैंने बताई थी कि जो उसके दरमियान में हो जाती है, मैं दोबारा बता देती हूँ। एसएमआर में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी है ना, जो सेम होती हैं दोनों के अंदर, ठीक है, उनमें एसएमआर में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। और रीएन सर्जरी जो होती है, री ऑपरेशन अगर हमने करना होता है एसएमआर में मुश्किल होता है, जब में उसमें जो है ना ये होता है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस है, दिस इज़ योर यूक्यू, आपने इनका जो है ना याद रखना है ये डिफरेंस। जी, एक्चुअली सेप्टल परफोरेशन होती है जिसमें दरमियान में होल बन जाता है सेप्टम में, और ये कॉम्प्लिकेशन होती है मोस्ट कॉमनली ये होती है एसएमआर ऑपरेशन। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिकवरी में 5 टिप्स उन्होंने बताई हुई है कि अगर आपको पेन हो तो पेन की मेडिकेशन ले लो, और या फिर आप कोल्ड कंप्रेसेस कर लो, या आप जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ ना करो, आराम से बैठो, ठीक है, और अवॉइड ब्लोइंग योर नोज़, ठीक है। ये कुछ इसकी जो है वो रिकवरी की टिप्स। ये आपके पास इसका जो है सीक्यू आया हुआ है, देखिए नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है पेशेंट को, और हेडेक उसको बहुत ज़्यादा रह रही है, फेशियल पेन हो रहा है उसको, उसकी बता दी उन्होंने कि नेज़ल सेप्टम उसका डेविएटेड है, इस वजह से है, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी हुई है इंफीरियर टर्बिनेट्स की। किस केस में होता है हाइपरट्रॉफी? जब सी शेप्ड होती है, दूसरी साइड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है, आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? सेप्टोप्लास्टी है और एसएमआर है। डायग्नोसिस इसका जो है वो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, आपने कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है। तो इस तरह के ही आपके पास जो है वो आते हैं, ये डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ क्वेश्चन, इसमें उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है बिटवीन एसएमआर एंड सेप्टोप्लास्टी। तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर पूछते हैं या उनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, जितना मैंने बताया उसमें से ही पूछेंगे, ज़्यादा इतना पूछेंगे नहीं इंशाल्लाह। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।